दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का हिंदी अर्थ होता है विराम चिन्ह। आज की क्लास में हम पंक्चुएशन से संबंधित विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पंक्चुएशन एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह या पंक्चुएशन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तो इसके क्या क्या नियम होते हैं हम उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला नियम क्या होता है, हर वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। यानी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो पहला वर्ड होता है वो कौन से अक्षर में लिखा जाता है, वो हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। याद रखना, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है राम इज ए बॉय, तो पहला वर्ड क्या है, राम। तो राम में जो आर आया है वो कौन से अक्षर में आया है, वो कैपिटल लेटर में आया है। तो वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। अब दूसरा नियम है, साधारण वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप आता है। फुल स्टॉप को आप जानते हो किस प्रकार हम करते हैं निर्देशित, तो इसके एक बिंदु से लगाते हैं तो वो होता है फुल स्टॉप। तो साधारण वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप आता है। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है ही इज माई फ्रेंड, तो लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। तो साधारण वाक्य और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। इजी इजी बातें हैं। तो नियम नंबर 3 है, प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क भी सभी जानते हैं, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, व्हाट इज योर नेम, तो लास्ट में क्या लगा दिया, प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ तक सबको पता है। अब नियम नंबर 4 है, आश्चर्य या खुशी वाले वाक्य। हमने पहले भी बात कर चुके हैं, जो आश्चर्य या खुशी वाले वाक्य होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो आश्चर्य और खुशी वाले वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट मार्क है, इसको आप याद रखना। आश्चर्य या खुशी वाले वाक्य जो भी होते हैं उसमें हमेशा क्या किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण देखना आप, एक्स हुर्रे वी वॉन द मैच, वाह वी वॉन द मैच। हुर्रे यहाँ क्या है, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आश्चर्य और खुशी वाला वाक्य है, जिसके आगे हमने किसका प्रयोग किया है, हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया है। फिर आगे लिखा है वी वॉन द मैच, यानी वाह हम मैच जीत गए, यानी खुशी की बात हो रही है। तो हुर्रे के आगे हमने क्या लगा दिया, हमने लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क और आगे लिख दिया वी वॉन द मैच। आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है, लिस्ट के शब्दों को अलग करना है। जैसे हमारे पास 2-3 वर्ड हैं, एक पेन है, पेंसिल है, रूलर है, तो उनको अलग करने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं। कोमा का चिन्ह क्या होता है, ये कोमा का प्रयोग करते हैं। तो लिस्ट में शब्दों को कोमा से अलग किया जाता है। आप समझ चुके होंगे, वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से करनी है, साधारण वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा, प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, आश्चर्य या खुशी वाले वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, या जो शब्द आता है उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। और लिस्ट में शब्दों को अलग करना है तो कोमा का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखना, आई हैव ए पेन, कोमा लगा दी, ए पेंसिल के कोमा लगा दी, एंड ए रूलर। अब देखो पेंसिल के आगे भी एक कोमा लगी हुई है, जैसे आई हैव ए पेन, ए पेंसिल एंड ए रूलर। पेंसिल के आगे कोमा न लगी हुई मिले तो भी वाक्य सही ही होता है। तो ये कोमा क्या होती है, ये कोमा क्यों लगी हुई है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। पहले देखो आप, जब हम 3 या अधिक वस्तुएं गिनाते हैं तो हर आइटम के बाद कोमा लगाया जाता है।
तीन या अधिक वस्तुओं की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर दो वस्तुएं हुई तो हम उसके बीच में एंड लगा देंगे, लेकिन अगर तीन से ज़्यादा या तीन हुई तब हम उससे अधिक वस्तुएं गिनाते हैं तो हर आइटम के बाद हम कोमा लगाते हैं। तो आखिरी दो आइटम के बीच में एंड का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेंसिल और रूलर के बीच में एंड का प्रयोग किया गया है। अब इस जो पेंसिल के आगे कोमा लगी हुई है ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं, इसे ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं और ये क्लियरिटी के लिए बहुत उपयोगी है, विशेषकर लिखित अंग्रेजी में। लिखित अंग्रेजी में क्लियरिटी के लिए ये इस कोमा का प्रयोग किया जाता है और इस कोमा को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा। ऑक्सफोर्ड कोमा क्या होती है, यानी एंड से पहले जो भी कोमा लगाई जाती है वो ऑक्सफोर्ड कोमा कहलाती है और वो लगाने के बाद वाक्य में क्लियरिटी आ जाती है। अब आप समझ चुके होंगे सब कुछ पंक्चुएशन के बारे में। अब हम थोड़ी सी पंक्चुएशन के ही बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का चिन्ह सबको पता है, फुल स्टॉप को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। अब देखो, फुल स्टॉप साधारण वाक्य के अंत में आता है, सबको पता है फुल स्टॉप साधारण वाक्य के अंत में आता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शी गोइज टू स्कूल, तो स्कूल के आगे क्या लगा दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट के भी हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो फुल स्टॉप की तो सीधी सी बात है, ये तो साधारण वाक्य के अंत में आता है। सेकंड नंबर है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये भी सबको पता है, हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में आता है, यानी जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसकी भी एग्जाम्पल देख लो आप, व्हाट इज योर नेम, डू यू लाइक मैंगोज, और दोनों के आगे क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप देखो, पर्सन हमें कैसे पता चले कि ये पर्सन है, तो पर्सन जो होते हैं यानी क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा या तो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो पहले में देखो किससे स्टार्ट हो रहा है वाक्य, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, यानी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा दिया। अब दूसरा देखो, डू यू लाइक मैंगोज, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप उसके बाद में लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप लगा दो वर्ब, वर्ब के बाद में आप लगा दो ऑब्जेक्ट। लेकिन WH वर्ड आ जाए तो सबसे पहले तो WH वर्ड आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। WH वर्ड के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद में आप वर्ब लगा दो और बाद में बचे कुछ ऑब्जेक्ट लगा दो। यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, वो या तो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो उसके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यानी क्वेश्चन मार्क लगेगा। सबको याद रखना है, आगे चलते। अब तीसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह, और लगभग इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, आपको मार्क याद रखना है, एक डंडी सी उसके नीचे टिमकी का निशान। तो एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब वाक्य में आश्चर्य, भावनाएं, खुशी या गुस्सा हो, जब वाक्य में आश्चर्य की बात की जाए, भावनाएं की बात की जाए, खुशी या गुस्से की बात हो, तब किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखना, आप समझ चुके हैं। वो, व्हाट ए व्यू, देखो वो क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, तो वो के आगे क्या लगा दिया हमने, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। फिर व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट ए व्यू, दोबारा व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है, वो भी क्या होता है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस ही होता है वो तो उसके आगे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं। तो दोनों जगह एक्सक्लेमेशन मार्क आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं। तो वो, व्हाट ए व्यू, यानी जब आपका वाक्य या तो व्हाट से स्टार्ट होगा
या हाउ से स्टार्ट होगा, तब आपको जब पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक वाला वाक्य है, तब उसके अंत में आपको क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाले। और जो वर्ड होते हैं एक्सक्लेमेशन जो शुरू में आते हैं, अलास, हुर्रे, वो, ये जो शब्द होते हैं वो आते हैं वाक्य के स्टार्ट में, जैसे वो आ रखा है तो उस शब्द के आगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। दूसरा देखना आप एग्जाम्पल, जैसे ओ नो आई मिस्ड द बस, तो ओ नो क्या है, एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है, तो ओ नो के आगे क्या लगा दिया हमने, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। उसके आगे लिखा हुआ है आई मिस्ड द बस, लास्ट में फुल स्टॉप दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओ नो के आगे क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। यानी व्हाट और हाउ वाले में तो लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, बाकी आप जो शुरू में जो वर्ड आता है वो आ जाए, हुरे आ जाए, अलास आ जाए, ओ नो आ जाए, उनके आगे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो आप फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। हम आगे चलते हैं। 4 नंबर टॉपिक है कोलन। कोलन को हिंदी में बोलते हैं द्विबिंदु। कोलन को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विबिंदु। कोलन, कोलन को आप इसका जो चिन्ह होता है उसको याद रखना, 2 टिम की है। कोलन की क्या है, 2 टिम की है। कोलन, कोलन को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विबिंदु। सूची या उदाहरण से पहले प्रयोग किया जाता है। कोलन का प्रयोग कब करते हैं, जब हम ऐसे कोलन दे दें तो उसके आगे उदाहरण या कोई सूची दी हुई होती है। यानी कोलन के प्रयोग के बाद में उदाहरण या कोई सूची का प्रयोग होता है, तो कोलन या द्विबिंदु। समझ में आ गया आपको। तो एक एग्जांपल देख लो, ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम। ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम, आइटम के बाद में इसने कॉलम का प्रयोग किया है, यानी उसके आगे कोई उदाहरण दिए हुए हैं, पेन दिया है, पेपर दिया है, एंड रूलर दिया है। पेपर पेन दोनों के बीच में कोमा है, एंड से पहले भी कोमा है, आगे एंड के रूलर दिया हुआ है। ये जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो आप देखना, ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम, आगे उदाहरण दे रखे हैं तो आइटम्स के आगे क्या लगाया, इसने कॉलम लगा दिया। यानी कॉलम का प्रयोग यानी द्विबिंदु का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें सूची या उदाहरण का यूज करना हो। उदाहरण को दर्शाने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे चिन्ह हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं इंग्लिश में, इसलिए इनको आपको ध्यान से देखना है। ये जितना टॉपिक छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक भी चिन्ह का ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत हो जाता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल बारीकी से समझना है आपको। और 5वां टॉपिक है कोमा। कोमा के बारे में सब जानते हैं। कोमा को हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। कोमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्प विराम बोलते हैं। अब देखो, कोमा का प्रयोग कब करते हैं, जब सूची में से कुछ सेपरेट आइटम करने हो। यानी कोई सूची है उसमें जब आइटम को अलग अलग करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, कोमा या अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए पेन, ए पेंसिल एंड ए रूलर, यानी कुछ आइटम को अलग करना हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं। हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, 2 क्लोजेज के बीच। देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यानी 2 वाक्य हैं, 2 क्लोज हैं, उन दोनों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, दोनों के बीच में हमने किसका प्रयोग कर दिया, कोमा का प्रयोग कर दिया। तीसरा देखो, डायरेक्ट एड्रेस, किसी को जब संबोधित करते हैं या किसी को संबोधित करते हुए हम किसका प्रयोग करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखना, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा रिया, रिया के आगे मैंने लगा दी कोमा, रिया कम हियर, यानी रिया को संबोधित करते हुए उनको बोला जा रहा है तो रिया कम हियर, रिया पे हम डट रहे हैं यानी अल्प विराम ले रहे हैं। रिया यानी अल्प विराम लगा दिया, उसके बाद में कम हियर, रिया कम हियर। दूसरा देखो, यस सर आई अंडरस्टैंड, इसमें यस के भी कोमा लगी है, सर के भी कोमा लगी है। अगर होता सर आई अंडरस्टैंड तो सर के कोमा लगती, लेकिन मैंने कहा एक तो होता यस सर, उसमें यस सर दोनों के साथ भी कोमा लग सकती है, लेकिन यह है यस, इसने यस अलग बोला है, फिर बोला है सर आई अंडरस्टैंड, तो इन दोनों के पहले कोमा का प्रयोग किया गया है। यानी ये किसी को संबोधित करते हुए भी हम कोमा का प्रयोग करते हैं। समझ आ चुका होगा। आगे देखो, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद
इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जो होते हैं उनके बाद भी हम किसका वर्ड यूज़ करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द कैसे होते हैं इंट्रोडक्टरी, वेल हो गया, हावेवर हो गया। देखो वेल, आई डू नॉट नो द आंसर, तो वेल के आगे क्या लगा दिया हमने, कोमा लगा दी। हावेवर, हावेवर के आगे भी हमने क्या लगा दी, कोमा लगा दी। शी डिड नॉट एग्री, तो जो इंट्रोडक्टरी वर्ड होते हैं जैसे वेल हो गया, हावेवर हो गया, इन सब के आगे भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कोमा का यूज़ कहाँ करते हैं, जब आइटम को अलग अलग करना हो तो कोमा का यूज़ करो, दो क्लोजेज के बीच में आप कोमा का यूज़ करो। जब किसी को संबोधित करते हुए जैसे रिया कम हियर, तब भी आप किसका प्रयोग करो, आप कोमा का प्रयोग करो। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी कोमा का प्रयोग करना होता है जैसे वेल, हावेवर आदि। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे, इसको याद रखना। अब चलते हैं 6 नंबर, फिर होता है सेमी कोलन। हमने पहले पढ़ा था कोलन, कोलन तो क्या थी, दो टिम की आ रही थी, आपको याद है। अब है सेमी कोलन, यानी उस कोलन की आधी है, तो इसका जो चिन्ह होता है सेमी कोलन का वो याद रखना, एक तो टिमकी है और एक नीचे कोमा है, यानी इसको बोलते हैं सेमी कोलन यानी अर्ध विराम। सेमी कोलन को हम बोलते हैं अर्ध विराम। इसका चिन्ह याद रखना सेमी कोलन का, और सेमी कोलन को हिंदी में बोलते हैं अर्ध विराम। अब देखो सेमी कोलन का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य जो आपस में जुड़े हैं पर कंजक्शन एंड या बट नहीं है। आप कंजक्शन तो जानते हैं कि कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जब दो वाक्य तो दिए हुए हैं लेकिन उनके बीच में कोई भी कंजक्शन नहीं है, तब उनके बीच में हम किसका प्रयोग कर देते हैं, कंजक्शन की जगह ही सेमी कोलन का प्रयोग कर देते हैं। समझ चुके होंगे आप, यानी जब दो वाक्य जोड़ते हैं तब किसका यूज करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं। लेकिन अगर कंजक्शन वहाँ नहीं आया है तो कंजक्शन की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, सेमी कोलन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल दे रखा है एक, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट इट वाज क्लोज। दोनों वाक्य हैं, एक तो है आई वेंट टू द मार्केट, दूसरा है इट वाज क्लोज्ड। दो वाक्य दिए हुए हैं, दोनों के बीच में दोनों को जोड़ने के लिए या तो इसके बीच कंजक्शन आना चाहिए था, लेकिन कंजक्शन तो नहीं आया। तो कंजक्शन नहीं आया तो दोनों वाक्यों को हम किससे जोड़ सकते हैं, सेमी कोलन से जोड़ सकते हैं। तो हमने इसको किससे जोड़ दिया, सेमी कोलन से जोड़ दिया। आई वेंट टू द मार्केट इट वाज क्लोज्ड। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जल्दी में यहाँ कोई कोमा लगा दे तो वो गलत होता है, यहाँ लगती है सेमी कोलन। आई वेंट टू द मार्केट इट वाज क्लोज्ड। आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। अब 7 नंबर पे हम याद करते हैं कोटेशन मार्क। अब कोटेशन मार्क क्या होते हैं, कोटेशन मार्क होते हैं हम जो ये चिन्ह से लगाते हैं कोई भी लाइन के आगे पीछे, वो होते हैं कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को हिंदी में बोलते हैं उदाहरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, एक ही बात है। कोटेशन मार्क को बोला जाता है उद्धरण चिन्ह, यानी उदाहरण के जो दोनों तरफ लगते हैं उनको बोला जाता है कोटेशन मार्क। किसी के बोले गए शब्द दिखाने के लिए, यानी किसी ने कोई बात बोली है, किसी का कोई कथन है, उस कथन को हम किसके अंदर, यानी किसी का कोई बोला हुआ कथन है उसको हम किसके अंदर क्लोज कर देते हैं, उसके हम दोनों तरफ ये कोटेशन मार्क लगा देते हैं। कोटेशन मार्क वही है इन्वर्टेड कोमा, यानी किसी कथन को हम इन्वर्टेड कोमा के द्वारा बंद कर देते हैं, वही होता है कोटेशन मार्क। तो उद्धरण चिन्ह किसी की बोले गए शब्द दिखाने के लिए, एग्जाम्पल देखना आप तब समझ में आएगा। सी सैड, सी सैड के तो क्या लगा दिया, कोमा लगी दी। अब देखो आई एम गोइंग होम, ये वाक्य आपको कैसा लग रहा है, जब आप पढ़ोगे ना रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें एक तो आएगा डायरेक्ट स्पीच, एक आएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, जिसमें दैट इफ का द्वारा प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जो कोमा वाला होगा वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। तो जो कोमा के अंदर होता है ये सारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच की हम जब बात करेंगे तब पढ़ेंगे। तो सी सैड, इसमें सैड की भी कोमा लगेगी, पर जो आगे वाला वाक्य है आई एम गोइंग होम, तो इन दोनों को दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, वो कहलाता है कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा। अब इसमें देखना द टीचर सैड, सैड के भी अलग वो लगाइए कोमा। फिर बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट को हमने दोनों तरफ से इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क के द्वारा बंद कर दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखो आप, जो होम और ऑनेस्ट है इनके आगे जो फुल स्टॉप आया है,
ये फुल स्टॉप अगर इस कोमा जो इन्वर्टेड कोमा है इसके बाहर की तरफ आ जाए तो वाक्य गलत होता है। ये जो फुल स्टॉप होता है वो हमेशा इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आना चाहिए। अगर ये बाहर है तो ये वाक्य गलत होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, आपको याद रखनी है। सी सैड के तो देखो कोमा लग रही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो वाक्य जिसको हमने कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद किया है उसके अंत में जो फुल स्टॉप लग रहा है वो फुल स्टॉप भी उस इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आना चाहिए। देखो यहाँ आ रहा है अंदर, अगर ये बाहर की साइड आ रहा है तो वो वाक्य गलत होगा। आगे देखो, यदि कोई पूर्ण वाक्य इन्वर्टेड कोमा कोटेशन मार्क के अंदर है तो पंक्चुएशन जैसे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट है हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी आप जानते हो, एक चिन्ह लगता है ऊपर की तरफ, ऐसे एक कोमा ऊपर की तरफ लगती है, उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। इन शब्दों को भी आपको याद रखना है कौन सी चिन्ह को क्या बोला जाता है। तो अपोस्ट्रोफी, ये ऊपर की जो शब्द जो कोमा से लगती है उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें पोजेशन या स्वामित्व दिखाना हो तब हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा उदाहरण, रियाज बैग इज पिंक। रिया के आगे मैंने क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफी लगा दिया, फिर मैंने एस लगा दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रियाज बैग इज पिंक। तो रिया का बैग कैसा है? गुलाबी है, यानी रिया का बैग। इसमें ने स्वामित्व तो दर्शाया है, यानी पोजीशन दर्शाया गया है। रियाज बैग यानी रिया का बैग। बैग किसका है? रिया का है, तो स्वामित्व तो दर्शा रहे हैं। तो जो रिया के आगे एस लगता है उसके ऊपर जो कोमा लगती है वो कहलाती है अपोस्ट्रोफी। देखो, माय फादर्स कार यानी मेरे पिता की कार। आप समझ चुके हैं, जब पोजेशन या स्वामित्व दिखाना हो तब किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखो, कॉन्ट्रैक्शन यानी संक्षेप रूप दिखाना हो कुछ भी, उस संक्षेप रूप में हमें जो इसका अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, हम करते आए हैं। जैसे इट इज को हम शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिखते हैं? इट्स, ऐसे लिखते हैं ना। इट इज को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इट्स, और एस के ऊपर लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी। इट्स रनिंग यानी संक्षेप रूप है। डू नॉट को हम संक्षेप में कैसे लिखते हैं? डोंट साउट। तो ये भी क्या कहलाता है? अपोस्ट्रोफी कहलाता है। दोनों आपको पता है। अब आगे चलते हैं। 9 नंबर पॉइंट है प्रेंथेसिस। देखो, प्रेंथेसिस ये क्या कहलाता है? इसको दूसरा नाम है ब्रैकेट। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। प्रेंथेसिस और ब्रैकेट दोनों एक ही चीज़ है। इसमें कोष्टक सब जानते हैं। ब्रैकेट का काम तो क्या होता है? वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं। यानी वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए ब्रैकेट्स यानी कोष्टक या प्रेंथेसिस का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वॉन द प्राइज, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा हमने कुछ जोड़ा है आफ्टर हार्ड वर्क, तो इसको हमने कोष्टक में बंद कर दिया। तो ये अतिरिक्त जानकारी देने के लिए होता है। आप तो इतना याद रखना, ब्रैकेट को दूसरा नाम क्या है? प्रेंथेसिस है। अब 10वां पॉइंट देखो आप, 10 नंबर में है इलिप्स है। इलिप्स को बोलते हैं त्रिबिंदु। 3 डॉट होते हैं, 3 डॉट। जब वाक्य अधूरा छोड़ना हो या कोई एक रुकावट हो तब हम 3 डॉट लगाते हैं। जब भी कोई वाक्य के आगे और भी हो तब हम क्या लगाते हैं? 3 डॉट लगाते हैं। तो एग्जांपल देख लो, आई वाज थिंकिंग, 3 डॉट लगा दिया। मे बी, वी कैन, टुमारो, यानी रिक्त स्थान जो छोड़ते हैं उसमें भी 3 डॉट आते हैं। वही कहलाता है त्रिबिंदु या इलिप्सिस, है ना। जब वाक्य अधूरा छोड़ना हो या रुकावट हो तब हम त्रिबिंदु लगाते हैं, इलिप्सिस। अब देखो, हम सारे पढ़ चुके हैं। अब आपको इम्पोर्टेंट कौन से हैं? इलिप्सिस, त्रिबिंदु तो वैसे भी आपको आ रहा है। पर ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। ब्रैकेट के बारे में भी आपको सबको पता है। अपोस्ट्रोफी है जो एस के ऊपर लगता है, वो भी आपको पता है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कोटेशन मार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ही प्रश्न आने हैं आपके, इसके और एक्सक्लेमेशन के। इसमें आपको देखो, सी साइड के पहले तो कोमा लग रही है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको जो फुल स्टॉप लग रहा है वो भी कोमा के अंदर ही लग रहा है। यानी किसी के बोले गए शब्द को दिखाने के लिए कोटेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। कोमा वाला हमने पढ़ा, कोमा अल्प विराम अलग करने के लिए पढ़ा, 2 क्लोजेज के बीच में पढ़ा, और डायरेक्ट एड्रेस संबोधित करने के पक्ष में पढ़ा। सेमीकोलन क्या था? जब कंजक्शन नहीं आता और 2 वाक्य आते हैं तो सेमीकोलन का प्रयोग कर देते हैं। बाकी फुल स्टॉप आपको पता था, क्वेश्चन मार्क आपको पता है,
कोलन, कोलन के बारे में देखो, जब उदाहरण दर्शाए जाते हैं, सूची दी जाती है, तो कोलन का प्रयोग करते हैं, यानी दो टिमके लगाते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क तो है ही, जब एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है उसके आगे लगता है। और व्हाट और हाउ से भी जब एक्सक्लेमेशन का भाव आता है तब भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। आज हमने जो एक्सक्लेमेशन वाला यानी जो पूर्ण विराम चिन्ह जिसको हम पंक्चुएशन बोलते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम इसके 10 क्वेश्चन लगाएंगे। उन क्वेश्चनों के बारे में आपको पता चलेगा कि इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनको हमें सही किस प्रकार करना है। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, और लेकिन आपको इसमें बारीकी से ध्यान देना है, तब इसी ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इस प्रश्न को हल्के में ले लिया तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बारीक बारीक चिन्ह की बात कही जा रही है, तो इनके बारे में ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, चलते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग इन टर्म ऑफ हिज इट्स पंक्चुएशन। अब आपको क्वेश्चन में भी ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, इसने पूछा है इज रॉन्ग, यानी गलत कौन सा है, इन टर्म ऑफ इट्स पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के हिसाब से इसमें जो सेंटेंस दिए हुए हैं 4, उनमें से रॉन्ग यानी गलत कौन सा है, यानी आपको गलत बताना है। 3 तो इसमें सही दिए हुए हैं और 1 क्या है इसके अंदर गलत है। अब हम बात करते हैं पहले की। एम में देखो आप, द इंडिपेंडेंस डे विल बी सेलिब्रेटेड नेक्स्ट मंथ। आपको देखो साधारण वाक्य है, लास्ट में फुल स्टॉप आया है और द इंडिपेंडेंस शुरू भी कैपिटल लेटर से हुआ है। डे विल बी सेलिब्रेटेड नेक्स्ट मंथ, सारा कुछ आया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब आई है, वर्ब आई है और ऑब्जेक्ट भी आया है, एडवर्ब आया है, जो भी आया है, यानी वाक्य बिल्कुल सही है। तो ये तो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुक, वर्ब है इसमें, हिज ओथ यस्टरडे। ये भी एक साधारण सा ही वाक्य है, लेकिन बिल्कुल पास्ट टेंस का वाक्य है। टुक, टेक, टुक, टेकन, यानी सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आपको एक एक लाइन को देखना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ध्यान से पढ़ना है इसको। तीसरा देखो, पहले चौथा देख लो आप, सी सैड, ये वही आ गया अपना इन्वर्टेड कोमा वाला। सी सैड, सैड के कोमा लगा दी, बिल्कुल सही है। इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में इन्वर्टेड कोमा है, बिल्कुल सही है। और जो फुल स्टॉप लगा है वो भी इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये भी सही है। इसका दिस मूवी इज एक्सीलेंट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, फुल स्टॉप भी अंदर है, तो ये बिल्कुल वाक्य सही है। तीनों सही है, अब गलत होना है तीसरा। अब तीसरा गलत क्यों है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखो आप, माई सन, पहले सबसे पहले क्या गई, इन्वर्टेड कोमा, माई सन के इसने क्या लगा दिया, कोमा लगा दी, ओ माई सन, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर दिया, फिर द फादर क्राइड। अब द फादर क्राइड आगे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, लेकिन जो पहले इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो वाक्य कैसा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो वाक्य है एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, लेकिन इसके अंदर भावनाएं दी हुई है, लेकिन इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं यूज नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, गलत। अब इसको सही कैसे होता, सही इसलिए होता ये, यानी माई सन सही है, ओ माई सन, यहाँ पर क्या आता है, इसके अंदर की तरफ एक्सक्लेमेशन मार्क आता, यानी ये सही कहता था। सबसे पहले कोमा से स्टार्ट सही हो रहा है, माई सन भी आ जाता, कोमा भी आ जाती, फिर होता ओ माई सन, फिर यहाँ आ जाता एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर हो जाता वापस बंद, तब हो जाता ये सही। लेकिन इसने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ नहीं किया है, इसलिए सेन नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। तो सेन नंबर ऑप्शन गलत है। आप समझ चुके होंगे, पहला दूसरा तो बिल्कुल सही था, कोई इजी था। चौथा भी बिल्कुल सही था, लेकिन तीसरे में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या था, गलत था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन। करेक्ट क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, यानी इन चारों में से जो सही है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो सही कौन सा है हम उसकी सामने बात करते हैं। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन देखो, वेयर इज योर होमवर्क आस्क्ड द टीचर। इसने कहा है आस्क्ड द टीचर वेयर इज योर होमवर्क।
वेयर इज़ योर होमवर्क, आपको पता चल रहा है होमवर्क वेयर से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन बन रहा है। तो जब क्वेश्चन बन रहा है तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए था। ये मान लो एक डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ है। तो जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो अपने आप क्या हो गया, गलत। आप पहले चौथा ऑप्शन देखना, माई अंकल वाज ए टाल फेयर एंड हैंडसम पर्सन। तीन बातें दी हुई है, टाल फेयर एंड हैंडसम। यहाँ टाल के आगे इसने कोमा नहीं लगाई है, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। अगर टाल की भी यहाँ कोमा लगी हुई होती तो ये बिल्कुल सही होता, माई अंकल वाज ए टाल फेयर एंड हैंडसम पर्सन। लेकिन टाल और फेयर के बाद में इसने कहीं कोमा नहीं लगाई है, इसलिए द नंबर ऑप्शन भी क्या है, गलत है। देखो इसमें बारीक बारीक चीज़ें हैं। अब समय देखना, वेयर इज़ दैट नॉइज़ कमिंग फ्रॉम। वेयर से स्टार्ट हो रहा है, वेयर से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए था, पर्सन वाचक चिन्ह आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो ये भी क्या है, गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। देखो फर्स्ट के कोमा लगा दी, यहाँ विराम ले रहे हैं तो कोमा लगा दी। वी चेक्ड इन द बैग, अलग अलग वाक्य हैं, कंजक्शन का यूज नहीं है, तो हमने सेमी कोलन का यूज किया है। वी चेक्ड इन द बैग अलग वाक्य है। देन वी लुक्ड इन द प्लेग्राउंड, फिर सेमी कोलन का प्रयोग कर दिया। वी वर नॉट एबल टू फाइंड इट, तो इसमें दो जगह सेमी कोलन का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल सही है, यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो तीनों वाक्य गलत थे, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल सही है। मान लो यहाँ जो चौथा ऑप्शन था आपके, इसमें जो ये टाल है, टाल के भी आपको क्या लगी हुई मिलती, इसमें आपको कोमा लगी हुई मिलती और सेम टू सेम ये पर्सन होता, तब आप में इसमें से करेक्ट पंक्चुएशन पसंदता, तो इसमें 4 वाला ज़्यादा सही होता, क्योंकि इसमें जो सेमी कोलन का प्रयोग किया गया है, ज़्यादा बार किया गया है, तो इस हिसाब से हम उसको सेकंड पोजीशन पर लेते, सही तो लेते लेकिन सेकंड पोजीशन पर लेते, लेकिन ये तीनों तो गलत थे। तो अब हमारे लिए सही कौन सा है, ब नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ टाल की भी लगी हुई मिलती तो ये बिल्कुल सही होता, वो सेकंड नंबर पर सही होता। तो अभी के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही था, बी नंबर सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पूछा है, हमें तो ये देखना है करेक्ट पूछा है या रॉन्ग पूछा है। करेक्ट पूछा है तो एक को सही डालना है हमें, तो देखते हैं। अब देखो, द टीचर आस्क्ड, यहाँ ऊपर लाइन दे रखी है, कौन सा वाक्य है, देखो ये लाइन दे रखी है यहाँ, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज अब्सेंट यस्टरडे। ऊपर लाइन दी हुई है, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज अब्सेंट यस्टरडे। यही लाइन चारों नीचे दे रखी है कि इनमें से सही कौन सा है। यहाँ देखो, द टीचर आस्क्ड हिम, ये देखो पहला वाला देखो, द टीचर आस्क्ड हिम, ये तीनों तो सही हैं, लेकिन इसमें द किस कौन सी ABCD में आ रखा है, टी है, वो कैपिटल लेटर में नहीं आया, स्मॉल लेटर में आया है। तो जो शुरुआत होती है वो तो किससे होती है, कैपिटल लेटर से होती है, और ऊपर वाला जो पर्सन है वो भी कैपिटल में था, तो शुरुआत कैपिटल से, पहला वाला तो अपने आप कट गया। ऑप्शन बचे 3, द टीचर आस्क्ड हिम, यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसमें कोमा लगी हुई है, ऊपर दोनों वालों में कोमा नहीं लगी हुई है। अब आप इस पर्सन को देखना, अपने ऊपर वाले को, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज अब्सेंट यस्टरडे, इसमें तो पर्सनवाचक चिन्ह लगा हुआ ही नहीं था, यानी ये पर्सन था ही नहीं, वरना तो ऊपर भी पर्सनवाचक चिन्ह लगा के देते हैं हमें, तो इसमें तो पर्सनवाचक वैसे भी चिन्ह नहीं था, तो ये तो वैसे ही कट गया। और वैसे भी ये पर्सन है भी नहीं, क्यों नहीं है वो बताऊंगा मैं आपको। में देखो, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज, ये पर्सनवाचक ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज अब्सेंट यस्टरडे, यानी जो ऊपर लिखा हुआ सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब सही क्यों है इसकी संबंध में चर्चा करते हैं। देखो यहाँ लगा हुआ है वाई, ये कोई पर्सन नहीं है यहाँ। द टीचर आस्क्ड हिम वाई, वाई यहाँ एक कंजक्शन का काम कर रहा है, न कि ये कोई पर्सन है, यहाँ कोई पर्सन नहीं है। ही वाज अब्सेंट यस्टरडे, ये तो अलग लाइन है, ये पहले वाली अलग लाइन है। ये वाई है जो एक कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये कोई यहाँ पर्सन के लिए यूज नहीं हुआ है, तो इनके आगे पर्सनवाचक चिन्ह नहीं आएगा। तीनों में पर्सनवाचक चिन्ह था, आगे वालों में तीनों कट गए, तो ऑप्शन नंबर से सही है।
अब देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है, इसलिए कोमा नहीं लगेगा। अब कोमा क्यों नहीं लेगी? क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है। जब हम पढ़ेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच में तो क्या होता है, कोमा का प्रयोग होता है, उदाहरण को बीच में से बंद कर देते हैं, इन्वर्टेड कोमा में कोमा का प्रयोग होता है। लेकिन जब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की, उसमें उस दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है, दैट, इफ, किसी भी सेंटेंस से जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम वो जितनी भी कोमा होती है उन सबको हटा देते हैं। अब देखो डायरेक्ट स्पीच होती है, उसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ सकता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, वहाँ तो लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का ही प्रयोग होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट स्पीच में कोमाज का प्रयोग होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जो बीच में कोई कंजक्शन आता है और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमंग द ऑप्शन सेलेक्ट दैट वन द पंक्चुएट द बिलो सेंटेंस करेक्टली। क्या पूछा है? करेक्टली पूछा है, यानी सही पूछा है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? ही वाज ए गैलेंट लीडर, हिज फॉलोवर स्टूड बाय हिम। कोई वाक्य दे रखा है, ही वाज ए गैलेंट लीडर, हिज फॉलोवर स्टूड बाय हिम। अब देखते हैं, देखो ये ऊपर वाला देखो आप, ही वाज ए गैलेंट लीडर, हिज फॉलोवर्स स्टूड बाय हिम। वाक्य में दोनों तरफ ही कोई चेंज नहीं है, बीच में जो चिन्ह आ रहे हैं उनके चेंज करने हैं, यानी वहाँ कौन सा चिन्ह आएगा यही देखना है। क्या कोमा आ सकती है? कोमाज का प्रयोग तो कैसे कर सकते हैं, दोनों के बीच में नहीं कर सकते, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। दो स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों को जोड़ने के लिए कोमा का प्रयोग करना सही नहीं है। और कोलन आ गया। कोलन का प्रयोग हम कब करते हैं? देखो कोलन का प्रयोग हमने पढ़ा था, कोलन का प्रयोग करते हैं जब आगे कोई उदाहरण दिया हुआ है। तो इसमें उदाहरण तो कोई है नहीं, तो कोलन का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ फिर कोमा का प्रयोग होगा, कोमा का प्रयोग तो होगा ही नहीं। लास्ट में देखो सेमी कोलन, हमने पढ़ा था जब भी कोई दो स्वतंत्र वाक्य हो और उनके बीच में कोई कंजक्शन नहीं आए, उनको जोड़ना हो, तो हम सेमी कोलन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो जब दो स्वतंत्र वाक्य एक ही वाक्य में आते हैं और उनका आपस में गहरा संबंध होता है, तो उन्हें जोड़ने के लिए सेमी कोलन का प्रयोग किया जाता है। कोलन का प्रयोग तो कब करते हैं? किसी सूची, उदाहरण या स्पष्टीकरण से पहले होता है। कोमा का प्रयोग दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने में गलत होता है। आप समझ चुके हैं कि जब दो स्वतंत्र वाक्य हो, उनको जोड़ना हो, तो हम सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, फॉर कनेक्टिंग पार्ट ऑफ ए कंपाउंड वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन इज यूज्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड होता है यौगिक शब्द। तो देखो फॉर कनेक्टिंग पार्ट ऑफ ए कंपाउंड वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन इज यूज्ड, यानी जो कंपाउंड वर्ड होते हैं या जो यौगिक शब्द होते हैं, उनको जब हम कनेक्ट करते हैं, दो वर्ड हैं, दोनों एक दूसरे के यौगिक शब्द हैं मान लो, उन दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये पूछा हुआ है। आप तो याद रखना, फॉर कनेक्टिंग पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन इज यूज्ड। कंपाउंड वर्ड होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन देखो, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं या नहीं करते, कोमा का प्रयोग नहीं करते, कोलन का प्रयोग, कोलन का तो उदाहरण के लिए करते हैं, वो कहलाता है हाइफन। ऑप्शन नंबर बी। देखो आप जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द या कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, तब उनके बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। हाइफन का चिन्ह क्या होता है? ये डैश होता है। अब देखो वेल नोन राइटर, वेल और नोन के बीच में क्या लगा दिया? हाइफन लगा दिया। पार्ट टाइम जॉब, पार्ट और टाइम के बीच में क्या लगा दिया हमने? ये हाइफन लगा दिया। यानी जो यौगिक या कंपाउंड वर्ड होते हैं उनको जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हाइफन का यूज़ करते हैं। हाइफन यानी डैश। आप अच्छे से समझ चुके हैं हाइफन क्या होता है। यानी यौगिक शब्द को जोड़ने के लिए, यानी कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए जो यूज होते हैं वो कहलाते हैं हाइफन। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द रॉन्ग पंक्चुएशन, यानी गलत पूछा है हमें, रॉन्ग पंक्चुएशन पूछा है। अब देखो वेयर डिड यू
स्टे यस्टरडे। वेयर से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से हो रहा है, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह है। वेयर के बाद में क्या आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है। वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखो आगे वाला, देखो ही स्टडीज इन ए बॉयज़ स्कूल। ये बॉयज़ देखना क्या दिया है इसने, BOYS। ये बॉयज़ ये थोड़ी होता है, BOYS। बॉयज़ ऐसे लिखा जाता है, बॉय का बहुवचन एस होता है। ये जो बीच में एस के लग गया वो तो क्या होता है, अपोस्ट्रोफी होता है। तो ही स्टडीड, वो स्टडी करता है इन ए बॉयज स्कूल, बॉय के स्कूल में, ऐसा थोड़ी होता है, बॉयज स्कूल होता है। तो ये गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट ए ब्रेव सोल्जर। देखो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट ए ब्रेव सोल्जर हमने पढ़ा है। व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है, वो होते हैं एक्सक्लेमेशन वाले, तो उसके आगे लगा सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से भी स्टार्ट होते हैं, उनके लास्ट में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। आई मेट हिम इन द मॉल एक साधारण वाक्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। गलत कौन सा था, ब। ही स्टडीड इन ए बॉयज स्कूल, बॉय के एस के अपोस्ट्रोफी आना ही नहीं था, डायरेक्ट बॉयज था, BOYS। बॉय का बहुवचन था, ये बॉय का यहाँ स्वामित्व नहीं दर्शाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत था, आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच पंक्चुएट द बिलो सेंटेंस करेक्टली। जो सही है वो पूछा है हमें। ये देखो, लुक दैट बाला ओवर देर, एक वाक्य दिया हुआ है, इसको हमें करेक्ट लिखना है। तो लुक्स, अब ऑप्शन देखो, लुक दैट्स बाला ओवर देर, लुक दैट्स बाला ओवर देर। अब देखो लुक दैट बाला ओवर देर, हमें पता है लुक से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कैसा वाक्य है, ये एक इंटरजेक्शन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, यानी एक विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो लुक शब्द के बाद में क्या आना चाहिए था, एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए था। इसमें देखो लुक के बाद में फुल स्टॉप आ गया, दे वाले में देखो फुल स्टॉप लुक के बाद में कैसे आ सकता है, ये तो बिल्कुल देखते ही गलत हो रहा है, तो ये तो कट गया। अब यहाँ लुक के बाद में कोमा आ गई, तो कोमा वाला भी क्या है, गलत है। वैसे और भी तरीके हैं गलत करने के, पहले और लास्ट में देखो लुक दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, दैट्स के भी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। बाला ओवर देर, बाला ओवर देर, बाला ओवर देर, इन दोनों में एक बाला वाला शब्द देखो आप, बाला क्या है, यहाँ किसी का नाम है या प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम या प्रॉपर नाउन जब भी आएगी, वो हमने पढ़ी थी, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। तो यहाँ बाला, ये दोनों बाला हैं, जिसका भी नाम आ रहा है किसी का, दोनों का पहला अक्षर पहली ABCD में आना चाहिए था, लेकिन इसने लगाए कैसे हैं, दूसरी ABCD में लगाए हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। और बचा कौन सा, ऊपर वाला, तो पहला ऑप्शन सही है। दोबारा देखो आप, ये देखो लुक के बाद में फुल स्टॉप आया है, बिल्कुल गलत था। ये दोनों बाला बाला हैं, दोनों में ही पहली ABCD में नहीं आ रहा, सेकंड ABCD स्मॉल में आया है, तो ये भी गलत था। इसमें कोमा थी इसलिए भी गलत था। ये दोनों सही थे, लेकिन इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक थी। बाला में जो प्रॉपर नाउन होती है वह हमेशा कैपिटल लेटर से लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो आप, इंटरजेक्शन जैसे एक तो लुक हो गया, एक वाव हो गया, हे हो गया, के बाद अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। हमें पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। दैट्स में अपोस्ट्रोफी का सही प्रयोग भी ज़रूरी है, जो सही हुआ है दैट के साथ में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द पंक्चुएशन इज करेक्ट। जो करेक्ट है वो हमें पूछा गया है। पहला देखो, मदर इंक्वायर्ड अबाउट वेयर आई हैव बीन। देखो, मदर इंक्वायर्ड अबाउट वेयर आई हैव बीन, यहाँ वेयर तो आया है, लेकिन ये तो इनकी जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में आया है, ये कोई यहाँ पर्सन नहीं है, इसलिए पर्सनवाचक चिन्ह यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये गलत है। इसका सही वाक्य क्या होगा, आप यहाँ देखना, नीचे देख लो आप, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। यानी कोई कंजक्शन लगा हुआ है, कोई कोमा का प्रयोग नहीं है, तो अपने को पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है कि या तो डायरेक्ट स्पीच में होता है या इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। तो ये वाक्य कैसा लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, क्योंकि कोई कोमा का प्रयोग नहीं है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए अंत में क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता इनडायरेक्ट के, क्योंकि साधारण वाक्य उसके अंत में तो फुल स्टॉप आएगा, हैव बीन। और जो हैव बीन आया है उसकी जगह भी हैड बीन होना चाहिए, क्योंकि टेंस की बात कही गई है। यहाँ जो इंक्वायर्ड था वो देखो पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश एक लैंग्वेज है
और उसमें हमें हर बात का ध्यान रखना है। अभी आप दोबारा देखना डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कोमाज का प्रयोग होता है और उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज हो सकता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, जिसको देखो ये वाक्य था इसमें लगा हुआ है वेयर, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कोमा हटाएंगे तो हम या तो करेंगे दैट का प्रयोग या करेंगे इफ का प्रयोग। अगर कोई प्रश्नवाचक था उसमें हम करेंगे वेदर का प्रयोग या डायरेक्ट लिख देंगे WH वर्ड। लेकिन जब भी हम इनका दैट इफ वेदर या WH वर्ड का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ेंगे तो उसके लास्ट में जो आएगा वो हमेशा फुल स्टॉप आता है। तो ये वही वेयर ये क्या करते हैं, ये वाक्यों को जोड़ने का यानी कंजक्शन का काम करते हैं और इसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप का यूज होता है। और इसमें हैड बीन वाला क्या था, ये जो इंक्वायर्ड है इधर कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। जब पीछे पास्ट टेंस है तो हमने पढ़ा था जब एक सिंपल पास्ट में हो तो दूसरा वाक्य किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। यानी एक अगर वाक्य सिंपल पास्ट में है तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में होगा। तो इसीलिए ये पहला तो गलत था। सही क्या था, मदर इंक्वायर्ड अबाउट वेयर आई हैड बीन और फुल स्टॉप। अब दूसरा देखो, व्हाट ए टेरिबल एक्सीडेंट इट वाज। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्सक्लेमेशन वाला वाक्य है तो इसके लास्ट में भी क्या आना चाहिए था, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए था। लेकिन आया क्या है, फुल स्टॉप, वो प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो ये भी क्या है, ब वाला भी गलत है। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं। सही वाक्य क्या होगा, व्हाट ए टेरिबल एक्सीडेंट इट वाज, और यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक्सक्लेमेशन मार्क। द वाला भी गलत है। देखो सर यू आर ए गुड पर्सन, सर यू आर ए गुड पर्सन संबोधित वाला है तो सर के यहाँ क्या लगनी थी, कोमा लगनी थी। यानी सर के बाद कोमा आना चाहिए क्योंकि यह वोकेटिव एक्सप्रेशन है किसी को संबोधित करते समय। तो सही क्या था, सर यू आर ए गुड पर्सन। सही ऑप्शन है सी नंबर। द टीचर सैड बिल्कुल है, कोमा वाला है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। सैड की हमने कोमा लगा दी, दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा है। ये जो लास्ट फुल स्टॉप हुआ भी कोमा आज के अंदर है। और कंप्लीट द असाइनमेंट टुमारो, सब कुछ सही है। तो आप देखना ये वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में है, क्वेश्चन कोटेशन मार्क के अंदर वाक्य पूरी तरह सही है और फुल स्टॉप भी मार्क के अंदर ही लगाया गया है जो बिल्कुल सही नियम है। तो ऑप्शन नंबर 6 सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच पंक्चुएट द बिलो सेंटेंस करेक्टली। फिर हमें करेक्ट पूछा है, आई एम लुकिंग फॉर द की सी सैड। ऊपर जो वाक्य दे रखा है कोई भी वाक्य हो उसके बारे में 4 वाक्य हैं, हमें जो सही है वो बताना है। देखो ये ऊपर वाला देखो, बीच वाला ब वाला देखो, आई की जगह क्या गया, एम आ गया। आई के साथ क्या आ गया, एम आ गया, कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं आई। तो किसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं तो अपोस्ट्रोफी ज़रूरी है। तो ये ब वाला तो डायरेक्ट ही गलत हो गया। अब इसमें तो आई एम बिल्कुल सही है। और ऊपर वाले में देखो एक कोमा आ रही है, इधर भी एक कोमा, इधर भी एक कोमा। हमने एक कोमा वाला तो कोई नियम पढ़ा ही नहीं है। अपनी इंग्लिश में ऐसा एक कोमा वाला कोई नियम नहीं होता, सारे 2-2 कोमा वाले इन्वर्टेड कोमा वाले नियम होते हैं। ये ब्रिटिश इंग्लिश में बिल्कुल हो सकता है लेकिन अपने नहीं चलता, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। अब ऑप्शन बच गए 2, आई एम दोनों में कोमा है। इधर देखो आई एम लुकिंग फॉर द की, लुकिंग फॉर द की। अब इसमें देखो कोमाज भी तो लगती है, जब उसको सी सैड के आगे लिखते हैं तो कोमा लगती है, वो कोमा इधर लग जाए चाहे उधर लग जाए, कोमा तो लगनी ही है। तो इसमें तो कोई कोमाज का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आई एम लुकिंग फॉर द की, फिर कोमा का प्रयोग दोनों तरफ से बंद है, फिर सी सैड। देखो डायरेक्ट स्पीच में जो कहा गया है उसे कोटेशन में लिखा जाता है और अंत में कोमा या फिर स्पीकर का उल्लेख होता है। यानी कोटेशन के बंद करने के बाद में कोमा लगा दो, फिर स्पीकर का उल्लेख कर दो, यानी जो कौन कह रहा है। तो सी सैड लिख दिया, फुल स्टॉप आ गया, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 6। आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू इनक्लोज ए कोटेशन। टू इनक्लोज ए कोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएट इज यूज्ड। यानी इनक्लोज करना है कोई कोटेशन को।
कोटेशन बोलते हैं, कोई उदाहरण दे रखा है, कथन दे रखा है, उसको इनक्लोज यानी बंद करना है तो उसको दोनों तरफ से हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करते हैं तो वो क्या कहलाता है। ये देखो पेरेंथेसिस, ये तो ब्रैकेट कहलाता है, अपोस्ट्रोफी अलग चीज़ है, कोलन अलग चीज़ है, वो कहलाता है इन्वर्टेड कोमा। यानी टू इनक्लोज ए कोटेशन, कोई भी कथन को हमें इनक्लोज करना है, उसके बंद करना है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। यानी आप देखना, जब किसी वाक्य में किसी के शब्दों को जो क्या त्यों एग्जैक्ट वर्ड के साथ दोहराया जाता है तो उसे कोटेशन कहा जाता है। यानी ऐसे कोटेशन को घेरने के लिए इन्वर्टेड कोमा यानी कोटेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और पैरेंथेसिस क्या होता है, ब्रैकेट होता है, इसका प्रयोग अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण जोड़ने में होता है। और अपोस्ट्रोफी क्या था, यह ओनरशिप जैसे राम्स बुक को कॉन्ट्रैक्ट यानी संक्षिप्त रूप यानी आई एम डोंट दिखाने के लिए होता है। और कोलन क्या था, यह आगे आने वाली सूची, उदाहरण या स्पष्टीकरण को बताने के लिए यूज होता है। यानी आज हमने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलन, सेमी कोलन और कोमा, इन्वर्टेड कोमा, पैरेंथेसिस, अपोस्ट्रोफी, हाइफन, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हमने पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने 10 क्वेश्चन किए हैं और 10 क्वेश्चन को भी हमने आज बिल्कुल विस्तार से करने का प्रयास किया है। और हर क्वेश्चन की हमने एक एक बात देखी है कि कौन सा ऑप्शन गलत क्यों है और उसमें रीज़न क्या है। हमने हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास किया है। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन याद रहते हैं और ये सारे चिन्ह याद रहते हैं तो मुझे नहीं लगता पंक्चुएशन का क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आपके आना है, वो आपका गलत होगा। आपको देखते ही उत्तर दिख जाएगा। आप इस क्लास को एक बार देखना, 2 बार देखना, जब आपको समझ आ जाएगी क्लास, आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो तो उसमें कोमाज के प्रयोग होते हैं। इनडायरेक्ट में जो हम यूज करते हैं तो उसमें दैट, इफ, वेदर, WH वर्ड यानी कंजक्शन का यूज करते हैं और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्नवाचक से हम डायरेक्ट स्पीच कोमाज वाले में ही लगा सकते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो फुल स्टॉप भी आता है, वो इसके अंदर आता है, बाहर की तरफ आने पर गलत होता है। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, उन्हीं के आधार पर आपका प्रश्न सही हो जाएगा। जब इन क्वेश्चनों को मैं पोस्ट पे डालूं तब आप इनका अभ्यास करना, आप एक एक चीज़ को देखने का प्रयास करना कि कहाँ कोमा लगी हुई है, कहाँ सेमी कोलन दिया हुआ है, कहाँ अपोस्ट्रोफी दी हुई है। उसके साथ आप उनको अभ्यास करने का थोड़ा प्रयास करना, तब आपका बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा और आप इस टॉपिक को आसानी से समझ जाएंगे। अगर एक बार समझ गए ना तो ये टॉपिक आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब आगे हम कुछ परिभाषित शब्दों का रिवीजन कर लेते हैं। देखना, पहला शब्द है अबेंडमेंट। अबेंडमेंट हमने पढ़ा था परित्याग या कमी। अबेंडमेंट क्या होता है, परित्याग या कमी। अब्रिविएशन होता है संक्षेप या संक्षेपण। अबोलिशन होता है उन्मूलन या समाप्ति। अब्रिज होता है संक्षेप करना। अबस्ट्रैक्ट यानी होता है सार। अब्यूज यानी होता है दुरुपयोग। एकेडमिक काउंसिल होता है विद्या परिषद। एक्नोलेजमेंट होता है प्राप्ति पत्र या स्वीकृति। एडजर्न होता है स्थगित करना। एडजस्टमेंट होता है समायोजन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन। आर्बिट्रेशन यानी पंच फैसला होता है। अप्रूवल यानी होता है अनुमोदन। और अप्रोप्रिएशन होता है विनियोजन। दोबारा देख लो, अबेंडमेंट यानी परित्याग या कमी। अब्रिविएशन यानी संक्षेप। अबोलिशन यानी उन्मूलन या समाप्ति। अब्रिज यानी संक्षेप करना। अबस्ट्रैक्ट यानी सार। अब्यूज यानी दुरुपयोग करना। एकेडमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद। एक्नोलेजमेंट यानी प्राप्ति पत्र या स्वीकृति। एडजर्न यानी स्थगित करना। एडजस्टमेंट यानी समायोजन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। आर्बिट्रेशन यानी पंच फैसला। अप्रूवल यानी अनुमोदन। अप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन। नेक्स्ट है अप्रिसिएशन यानी होता है प्रशंसा। अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। एज्यूम यानी कल्पना या अनुमान। एक्यूज यानी अभियोग लगाना। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। असेंट यानी अनुमति। असेट्स यानी परिसंपत्ति। अप्रिसिएशन यानी प्रशंसा। अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट। एज्यूम यानी कल्पना या अनुमान। एक्यूज यानी अभियोग लगाना। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। असेंट यानी अनुमति और असेट्स यानी परिसंपत्ति।
आगे है बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची, ब्राइब यानी घूस या रिश्वत, बोनस यानी होता है अधिलाभांश, बिलिटरल यानी होता है द्विपक्षीय, और ब्लूप्रिंट होता है रूपरेखा। बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची, ब्राइब यानी घूस या रिश्वत, बोनस यानी अधिलाभांश, बिलिटरल यानी द्विपक्षीय, ब्लूप्रिंट यानी रूपरेखा। कन्वे यानी होता है सूचित करना, काउंसिल यानी परिषद, काउंटर फॉइल यानी दूसरी प्रति, काउंटर सिग्नेचर यानी प्रति हस्ताक्षर, कवरिंग लेटर होता है आवरण या मुखपत्र, क्रेडिट यानी होता है उधार या साख। और हमने पढ़ा था कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश होता है, सेंसस होती है जनगणना, कोलेब्रेशन होता है सहयोग, कंपेसेटरी होता है क्षतिपूरक, और कॉन्टिजेंसीज होता है आकस्मिक वे, कोमुलेटिव यानी संचित, कोरिएंडम यानी शुद्धि पत्र, कोरेस्पॉन्डिंग यानी तदनुरूप। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पूरे ही आप इन सबको याद रखना। कैजुअल लीव होता है आकस्मिक अवकाश, सेंसस यानी जनगणना होती है, कोलेब्रेशन यानी सहयोग होता है, कंपेसेटरी होता है क्षतिपूरक, कॉन्टिजेंसीज होता है आकस्मिक वे, कोमुलेटिव होता है संचित, कोरिएंडम होता है शुद्धि पत्र, और करेस्पॉन्डिंग होता है तदनुरूप। दोबारा देख लो एक बार। कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश, सेंसस यानी जनगणना, कोलेब्रेशन यानी सहयोग, ये याद रखना। कंपेसेटरी यानी क्षतिपूरक, कॉन्टिजेंसीज यानी आकस्मिक वे, कोमुलेटिव यानी संचित या उपचयी, कोरिएंडम यानी शुद्धि पत्र, और कोरेस्पॉन्डिंग यानी तदनुरूप। इस प्रकार आज की क्लास में हमने पंक्चुएशन टॉपिक को कंप्लीट किया है। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक के बारे में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी पोस्ट पे हमने कुछ जीके के क्वेश्चन भी हम डेली डालते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन डालते हैं, हिंदी के भी क्वेश्चन डालते हैं। उसके साथ हमने जो विज्ञान पढ़ रखी है, कंप्यूटर पढ़ रखा है, और इंग्लिश के जो टॉपिक हम कर चुके हैं उनके बारे में भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं। आप उन क्वेश्चनों को बिल्कुल शांति से बैठकर बिल्कुल आप एग्ज़ाम की तरह देने का प्रयास करें। उसमें आप छोटी छोटी गलतियों को अपना सुधारने का प्रयास करें। उसमें आप जल्दी में जो गलतियां कर रहे हो उनको सुधारने का प्रयास करें। वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपने हैं। और मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ उनके नीचे जो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई होती है। जैसे जीके का कोई क्वेश्चन है, मैंने पूछा कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है, लेकिन उसके नीचे मैंने जो 5-6 लाइनें दी है उनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। यानी हो सकता है कोई एज इट इज क्वेश्चन तो ना बने, लेकिन जो अगर उस भौगोलिक आंकड़ों से कोई प्रश्न बना तो वो क्वेश्चन आपको उस एक्सप्लेनेशन में ज़रूर मिलेगा। यानी जो भी हिंदी, करंट जीके और जीके के जो भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन हैं। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी ना छपे तो उनके नीचे जो लाइनें दी रखी है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो कन्फर्म छपना है आपके। ये आपको आपकी एक तैयारी परखने का मौका भी है। आप जब भी पोस्ट पे जाओ उनके आंसर दो, तब आप उस पोस्ट को लाइक भी किया करो ताकि पता चले कि पर्सन कैसा था, अच्छा है या नहीं है। जब आप लाइक डिसलाइक नहीं करते हो तब पता ही नहीं चलता कि ये पर्सन अच्छे हैं या कम लेवल के हैं या ज़्यादा लेवल के हैं। मेरी तरफ से तो सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो पोस्ट के ऊपर डाले जाते हैं, लेकिन आपका सामने से जो फीडबैक होता है, यानी आपका जो फीडबैक होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप क्लास को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। लाइक के साथ आपको कमेंट भी करना है ताकि क्लास की रीच बढ़ सके। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? आपको पंक्चुएशन के संबंध में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो अब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं जल्द। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।